दिएगा और साथ में जो मैं चाहता हूं उसमें भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैंने वीरप्पन से क्या मांगा, आपको लगे कि ये आप भी कहना चाहते हैं तो आशीर्वाद चाहता हूं कि वीरप्पन भाई, मेरे भाई वीरप्पन सुन, एक बार नफरत की जगह प्यार दे। वीरप्पन भाई, मेरे भाई वीरप्पन सुन, एक बार नफरत की जगह प्यार दे। और कर्ज मातृभूमि का है तुझ पर कम नहीं, एक काम करके वो कर्ज तू उतार दे। तो तू तो है अजय, तुझे किसी का न भय, तू तो है अजय, तुझे किसी का न भय। मेरे प्रिय देशवासियों को एक उपहार दे। और पाई पाई करके मैं रुपया करोड़ दूंगा, एक बार सारे भ्रष्ट नेताओं को मार दे। पाई पाई करके मैं रुपया करोड़ दूंगा, एक बार सारे भ्रष्ट नेताओं को मार दे। और गीत के लिए जो आदेश हुआ था, अब वहां तक मैं आपको लेके आ रहा हूं। एक गीत मेरा बड़ा चर्चित, एक का जिक्र तो उन्होंने कहा, अभी जो रबड़ी देवी को फिर से लालू ने मुख्यमंत्री बनवा दिया, उस पर कुछ कहने का मन था, वो पंक्तियां उन्होंने कह दी थी। पर उससे पहले मेरे मन का अगर दूसरा दौर कभी हुआ तो वो सुनाऊंगा। पर एक जो ज्यादातर देश में मैं इस गीत को सुनाता हूँ, जो मेरे पहचान के गीतों में से एक है, वह गीत मैं निवेदन कर रहा हूँ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहाँ संसद है, संसद से सारा देश चलता है। मैंने दिल्ली को किस तरीके से लिया और इस गीत में कैसे बांधने की कोशिश की है, मैं आपके श्री चरणों तक पहली बार सूरत में आया हूँ, अपने इस गीत को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगे कि रिदम के में और भावनाओं में वो आपके हृदय तक पहुँच रहा है तो आशीर्वाद दीजिएगा। छनने छने बाजे पायलियां दिल्ली में, छनने छने बाजे पायलियां दिल्ली में, कुर्सियां लाजे पायलियां दिल्ली में। छनने छने बाजे पायलियां दिल्ली में, कुर्सियां लाजे पायलियां दिल्ली में। के राजनीति की चौसर न्यारी, इसके खेल अनोखे, के राजनीति की चौसर न्यारी, इसके खेल अनोखे। और पग पग पर छल छंद, जहां पर कदम कदम पर धोखे। तो माँ जिसमें ना माँ होती है ना बेटा ही बेटा, कि माँ जिसमें ना माँ होती है ना बेटा ही बेटा। और हंस जहां पर भूखे मरते, कौवे खाते पेठा। छनने छने बाजे पायलियां दिल्ली में, कुर्सियां लाजे। और राजनीति का स्तर, मेरे मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए विधानसभा के, तो एक ऐसा नेता विधानसभा में चुन करके विधायक के रूप में भोपाल पहुंच गया कि उसने भोपाल में फ्रिज को अलमारी समझ के अपनी टोपी धर दी। और शाम को चपरासी से झगड़ रहे कि हमने तो इसमें सूखी रखी थी, गीली कैसे हो गई। चार पंक्तियां ऐसी राजनीति के लिए पहुंचाना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी नए नए धरती से फूट रहे हैं, कि भ्रष्टाचारी नए नए धरती से फूट रहे हैं। और बड़े मजे से भारत की धरती को लूट रहे हैं। तो झूम रहे हैं मदहोशी में पी सत्ता की हाला, क्या झूम रहे हैं मदहोशी में पी सत्ता की हाला। और गांधी टोपी सिर पे धर के करते धंधा काला। छनने छने बाजे पायलियां दिल्ली में। और वो पंक्तियां जो आपको सबसे अच्छी लगेंगी वो निवेदन कर रहा हूं। लालू का जिक्र आया, आप जानते हैं लालू यादव बिहार के न होकर के, और वे बिल्कुल हमारे देश के उन नेताओं में शामिल जिनको हम खलनायक नेता भी कह सकते हैं। लालू की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, आप जानते हैं कौन सा चुनाव चिन्ह है? लालटेन। हाँ, अच्छा, लालटेन आपको भी पता है। आप जानते हैं लालटेन लालू ने क्यों चुना होगा? लालू बहुत होशियार आदमी है। लालू ने से जब पूछा गया कि लालटेन क्यों चुना, तो लालू ने जवाब दिया कि देखो भैया ऐसा है, आप जानते हैं लालू के 10 बच्चे हैं। जवाब देखो, वो बोला कि साहब मैं बिहार का लाल और मेरे टेन हुए कि नहीं लालटेन। और आप जानते हैं हुलिया बहुत सुंदर हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और बड़े सलोने से हैं। उनके बारे में देश में कई कई तरीके की बातें हैं। मात्र उनके 10 ही बच्चे हैं। एक बार पूछा गया 10 बच्चे लालू जी, महंगाई के इस जमाने में ये क्या ठीक बात है? बोले मेरे तो 10 ही बच्चे हैं, हमारे पुरखे हुए धृतराष्ट्र उनके 100 थे, वो भी तब जबकि उनकी आंखें नहीं थी।
मतलब उनके जवाब सुना करो आप। लालू को मैं बुला रहा हूं, जब वो कुर्सी पर थे तो उन्होंने लालू 40 साल लिखवाई थी, अपनी तारीफ में उन्होंने जाने क्या क्या लिखवाया था। मैंने लालू को क्या कहा, उनका हुलिया सामने रखिएगा। वो केस जो उनका हुआ और कब अंदर गए, आप जानते हैं हवालात उनको हुई थी। हवालात में हवा और लात के अलावा क्या मिलता है। तो सुधर के आया पर बाद में फिर बिगड़ना शुरू किया। लालू को रख कर सामने पंक्तियां कह रहा हूं, भालू जैसे बाल आपके, सुअर जैसी आंखें, भालू जैसे बाल आपके, सुअर जैसी आंखें, के भालू जैसे बाल आपके, सुअर जैसी आंखें, और छेद किए सारे बिहार में कहां कहां हम टाके, के भालू जैसे बाल आपके, सुअर जैसी आंखें, और छेद किए सारे बिहार में कहां कहां हम टाके। तो 10 बच्चों के बाप आपने करतब नया दिखाया, के 10 बच्चों के बाप आपने करतब नया दिखाया, और घर के अंदर रबड़ी फिर भी चारा जाके खाया। छनने छने बाजे पायलियां, दिल्ली में कुर्सियां लाजे पायलियां। और अंतिम 4 पंक्तियां देना चाह रहा हूं। इतना जो कुछ मैंने पढ़ा वह कविता शायद नहीं थी, पर अब जो पढ़ने जा रहा हूं ये 4 पंक्तियां आदरणीय ओमनेश जी आपके श्री चरणों में दे रहा हूं। इनमें कविता है, इनमें मैंने कुछ कहने की कोशिश की। अभी आदरणीय अटल जी वाघा सीमा से पाकिस्तान को गए। वाघा सीमा पर जब नवाज शरीफ, आप दूरदर्शन पर आपने देखा होगा, और मैंने भी उस समय देखा, वाघा सीमा पर जब उन्होंने पाकिस्तान में प्रवेश किया, नवाज शरीफ के गले मिले। नवाज शरीफ के गले मिलते समय नवाज शरीफ से अटल जी ने क्या पूछा होगा, फिर नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया होगा, इस बात को मैंने पूरी शिद्दत से कहने की कोशिश की है। और इन 4 पंक्तियों पर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। नवाज शरीफ से अटल जी ने पूछा, वह दिल्ली पूछ रही है, जवाब लाहौर दे रहा है, पर जवाब देते समय देखिए आप क्या जवाब दिया होगा, शायद आपकी कल्पना से परे होगा। 50 वर्ष की आजादी हमारी भी रही, उसकी भी रही। पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आजादी के बाद बताओ क्या पाया क्या खोया, दिल्ली ने पूछा। आजादी के बाद बताओ क्या पाया क्या खोया, तो आजादी के बाद बताओ क्या पाया क्या खोया, तो दिल्ली से लाहौर गले मिल फूट फूट कर रोया। पहली प्रतिक्रिया देखिए आप, आजादी के बाद बताओ क्या पाया क्या खोया, तो दिल्ली से लाहौर गले मिल फूट फूट कर रोया। तो 3 युद्धों को झेला, 3 युद्धों को झेला, झेली है महामारी, क्या 3 युद्धों को झेला, झेली है महामारी, और इन 50 सालों में हमने पाया अटल बिहारी। छनने छने बाजे पायलियां, दिल्ली में कुर्सियां लाजे पायलियां, दिल्ली में। ये थे शंभू सिंह मनहर, जो छन छन पायल दिल्ली में बजा रहे थे। उसी दिल्ली के दिल की तमाम धड़कनों को ओजस्वी कविता के माध्यम से अगर प्रस्तुत किया जाए और सार्थकता से प्रस्तुत किया जाए, तो इसके लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि शंभू सिंह मनहर, शंभू सिंह मनहर को तो सुन चुके हैं आप, अब आगे का क्रम आगे को बढ़ाइए। और पीड़ित प्रताड़ित प्रवंचित प्रजा का पथ पावन हो ऐसा पुण्य पंथ देख लाइए, कि प्रीति की प्रतीति हो पुनीत तुम्हें प्रतीत, शुभ सुविचार का सुवारी बरसाइए। कविवर वेद व्रत वाजपेयी आ रहे हैं, आप सब जोरदार तालियां बजाइए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से पधारे भाई वेद व्रत वाजपेयी, जो कि ओज और अंगार के कई माने जाते हैं, और युवा दिलों की धड़कन अगर उन्हें कह दिया जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि पूरी छात्र शक्ति जो यहाँ पर बैठी हुई है, वो पूरी चेतना के साथ इनकी वाणी को सुने, और देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में जो कुछ आप सोचते हैं अपने युवा चिंतन से, उससे जोड़ने की कृपा करें।
सबसे पहले तो ये जो लोग मेरी कविता सुने बगैर जा रहे हैं, मैं इन्हें शाप देता हूं कि इनके घर की कुंडी इन्हें अंदर से बंद मिलेगी। नहीं, वो जा नहीं रहे, आने को जा रहे हैं, क्योंकि सब काम यहीं बैठे बैठे नहीं हो सकते। ये मोरारजी भाई का जमाना तो है नहीं। लालू यादव का तो जमाना है, ये काम यहाँ भी हो सकते हैं। कुछ लोग देखिए लौट भी आए, इनका घर लगता पड़ोस में ही है। जल्दी से सब काम संपन्न करके लौट आए। कविता, हाँ, मेरा होता तो मैं भी अपने घर चला जाता, यहाँ कहाँ चला जाऊं, बड़ी समस्या है। लोग सोचते हैं असल में उग्रवाद का जमाना है, लोग सोचते हैं हम यहाँ देश का इतिहास ही बनाते रहेंगे तब तक घर का भूगोल बिगड़ जाएगा। उन्हें पता नहीं वहाँ जो बिगड़ना होगा बिगड़ चुका होगा। अब आज की रात तो कविता के साथ ये बालक भी देखो उठा, इसके मम्मी पापा आज घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और ये बेवक्त जाकर कुंडी खटखटाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं इस तरह की बात करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन शंभू सिंह मनहर ने जो वातावरण बनाया था, मैं चाहता था कि इनका वातावरण पहले बिगाड़ दूँ, उसके बाद अपनी कविता पढ़ूं। एक बार इनके मन में देशभक्ति जाग गई। इनका स्वास्थ्य आप देख लें पहले। बोले मैं भी कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ। बोले क्या करोगे भाई? तो बोले कुछ नहीं, मैं कुछ समझ में नहीं आया, तो एक रक्तदान शिविर एक जगह लगा था, तो इन्होंने अपना 1 बोतल खून, वहां हमने कहा खून वून नहीं देना, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं बोले नहीं हम 1 बोतल खून देंगे। इन्होंने साहब 1 बोतल खून निकलवा दिया। उसके बाद 10 बोतल जब खून चढ़ा तो इन्हें होश आया। ऐसे हमारे देशभक्त लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं 4 पंक्तियों से बात को शुरू करता हूं, लेकिन अनुरोध इतना ही है, मैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इस इंजीनियरिंग कॉलेज में काव्य पाठ कर रहा हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं पटेल के वंशजों के बीच में काव्य पाठ कर रहा हूं। काश देश का प्रधानमंत्री अगर पटेल बना होता तो देश की तस्वीर ऐसी नहीं होती। इसलिए मुझे लगना चाहिए कि मैं छात्रों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। दोस्तों, छात्रों को चाहे जो कोई जितना उच्छृंखल कहे, लेकिन आजादी की लड़ाई को जितने छात्रों ने बलिदान दिए हैं, इसने किसी ने नहीं दिए हैं। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, ये देश ऋणी रहेगा उन छात्रों का जिन्होंने इतिहास के पन्ने पर अपने स्वर्णाक्षर किए हैं। और अगर जरूरत कभी पड़ी तो ये छात्र इस देश को रक्त देने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। अगर पंक्ति बढ़िया लगे, माकूल बात लगे, तो इस्लामाबाद तक आपकी तालियां सुनाई दें और लगे कि हिंदुस्तान के सारे आवाम की आवाज है, सारे लोकतंत्र की आवाज है। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। अटल जी के विषय में बड़ी उल्टी सीधी बातें लोगों ने कही। अरे भाई, मेरे परिवार के हैं अटल जी, जो कुछ कहना होगा मैं कहूंगा। आप लोग कौन होते कहने वाले? अभी वहां की एक लेखिका है आतिया, उन्होंने अटल जी से विवाह का प्रस्ताव किया। अटल जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं? तो मैंने उसका जवाब दिया है, आपको अगर अच्छा लगे तो करतल ध्वनि से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां, बिल्कुल ताजी पंक्तियां, भाई गणपत भाई सुनिएगा, बिल्कुल ताजी पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियां सुनेगा। कि पाक से विवाह प्रस्ताव आया अटल का, कि पाक से विवाह प्रस्ताव आया अटल का, भारत को यह बात मान लेना चाहिए। कि पाक से विवाह प्रस्ताव आया अटल का, भारत को यह बात मान लेना चाहिए। भारत को यह बात मान लेना चाहिए। और खंड खंड मातृभूमि का अखंड हो स्वरूप, कि खंड खंड मातृभूमि का अखंड हो स्वरूप, डोली नहीं बस का विधान होना चाहिए। डोली नहीं बस का विधान होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य आपका स्वदेश से बड़ा नहीं है। ब्रह्मचर्य आपका स्वदेश से बड़ा नहीं है। प्रेम से विवाद का
निदान होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आपका स्वदेश से बड़ा नहीं है, प्रेम से विवाद का निदान होना चाहिए। और आतिया जो मेहर में कश्मीर मांगती तो अटल को पूरा पाक मांग लेना चाहिए। अटल को पूरा पाक मांग लेना चाहिए। अटल को पूरा पाक मांग लेना चाहिए। देना चाहता हूं, अभी लालू जी को श्रद्धांजलि दी इन लोगों ने। एक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी उसमें सम्मिलित कर लें, क्योंकि ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि तो दी नहीं जा सकती, श्रद्धांजलि ही दी जा सकती है। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। लालू ने जो किया वो ठीक किया, कैसे किया? अगर व्यंग की बात को समझ जाइएगा तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियां सुनेगा। लालू के चमत्कार देख हाथ मलती है बीपी पासवान, बापा बार बाली तिकड़ी। कि लालू के चमत्कार देख हाथ मलती है बीपी पासवान, बापा बार बाली तिकड़ी। अब कोई धर्मवाद उग्रवाद का लिए प्रमाद, लालू ने पकाई जातिवाद वाली खिचड़ी। तो पशुओं का चारा खाया पशु ही करे विरोध, पशुओं का चारा खाया पशु ही करे विरोध। सीबीआई बेल्ट में उछालती है पगड़ी, और चारा खा के लालू ने बचाया देश का अनाज, बदले में देश को चखा रहा है रबड़ी। बदले में देश को चखा रहा है रबड़ी, बदले में देश को चखा रहा है रबड़ी। और आप जानते हैं कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनी, फिर अल्पमत की सरकार बनी, फिर अल्पमत की सरकार बनी। तब मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। अगर आपको भी पसंद आए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। सुनेगा कि चारों ओर अंधकार दृष्टिहीन कर्णधार, दिल्ली शेख चिल्ली की कहानी दोहरा गई। कि चारों ओर अंधकार दृष्टिहीन कर्णधार, दिल्ली शेख चिल्ली की कहानी दोहरा गई। और देवगौड़ा गुजराल का हुआ अजीब हाल, मोर्चे की एकता अकाल मौत पा गई। तो भारत को देशभक्ति वाली शक्ति भा गई है, अटल बिहारी की पताका फहरा गई। कि भारत को देशभक्ति वाली शक्ति भा गई है, अटल बिहारी की पताका फहरा गई। और उत्तर प्रदेश की कुंवारी ने जो छोड़ा हाथ, दक्षिण की दूसरी कुंवारी साथ आ गई। उत्तर प्रदेश की कुंवारी ने जो छोड़ा हाथ, दक्षिण की दूसरी कुंवारी साथ आ गई। और एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि नेता टीएन शेषन जैसा चाहिए। मित्रों, मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। छात्रों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, ईमानदार अधिकारियों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। 4 पंक्तियां देना। अगर जनता को अवसर मिलता शंभू सिंह मनहर तो मेरा चरण सुन लेना, मेरा छंद सुन लेना। और अगर आपके दिल पर चोट हुई हो तो मुझे आशीर्वाद उन्मुक्त कंठ से दे दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। कि देशभक्ति वाली शक्ति याद रखता जो देश, कि देशभक्ति वाली शक्ति याद रखता जो देश, देश की जवानी आज शीश नहीं धुनती। और सच्चाई के रास्तों पे चलते जो कर्णधार, भारत की राजनीति ऊंचा नहीं सुनती, भारत की राजनीति ऊंचा नहीं सुनती। और जुगनू के वंशजों को सूरज न कहते तो, जुगनू के वंशजों को सूरज न कहते तो, अंधकार वाली ये चादर न तनती। और जनता जो राष्ट्रपति का चुनाव करती तो टीएन शेषन को ही राष्ट्रपति चुनती। जनता जो राष्ट्रपति का चुनाव करती तो टीएन शेषन को ही राष्ट्रपति करती। और एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आजादी के 50 वर्ष हमने अभी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई है। इसका एक लेखा जोखा आप तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। 4 पंक्तियों में आप सुनिएगा। दिल्ली की गद्दी पर चाहे जो बैठे, लेकिन उसके देश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे वो मुंह नहीं फेर सकता। उसका जवाब आज नहीं तो कल की पीढ़ी को देना होगा। जो जवाब नहीं देंगे उनसे ये नौजवान जवाब मांगेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अगर सच्चाई की बात आए तो अपने आप के खिलाफ कविता लिख सकूं,
और अगर देश की बात आए तो अपने बाप के भी खिलाफ कविता लिख सकूं। ऐसा हौसला दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा, आशीर्वाद चाहता सुनिएगा। बढ़िया। कि लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, कि लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ, लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ, लाल चौक की मजबूरी पर कुछ आंसू भी छलकाओ, लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ, लाल चौक की मजबूरी पर कुछ आंसू भी छलकाओ। केवल दिल्ली की गलियों में जय हिंद करते हो, केवल दिल्ली की गलियों में जय हिंद करते हो, लेकिन AK-47 के आगे पानी भरते हो, लेकिन AK-47 के आगे पानी भरते हो। तुम संसद में फोड़ रहे हो सिर्फ बताशे बातों के, तुम संसद में फोड़ रहे हो सिर्फ बताशे बातों के। सूरज को दे रहे चुनौती बेटे उल्का पातों के, सूरज को दे रहे चुनौती बेटे उल्का पातों के। तुम आजादी खोज रहे हो नारे बैनर झंडों में, तुम आजादी खोज रहे हो नारे बैनर झंडों में। आजादी उनकी है जिनके ताकत है भुजदंडों में, आजादी उनकी है जिनके ताकत है भुजदंडों में। उग्रवादियों के सीने पर सेना को चढ़ जाने दो, ढाका रावलपिंडी में आजादी हमें मनाने दो, ढाका रावलपिंडी में आजादी हमें मनाने दो, ढाका रावलपिंडी में आजादी हमें मनाने दो। खंडित भारत माता की तस्वीर अभी तक आधी है, खंडित भारत माता की तस्वीर अभी तक आधी है। जनता की बर्बादी केवल गुंडों की आजादी है। लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ, लाल चौक की मजबूरी पर कुछ आंसू भी छलकाओ। 50 साल की इस विकृत राजनीति के नाम 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती है। जो अच्छे लोग राजनीति में हैं उनसे विनम्र हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करके क्षमा याचना करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जो इस 50 साल में राजनीति ने एक संदेश दिया है, जो एक बनी है, उसका वर्णन करना चाहता हूं। नेता जब चुनाव में भाषण देता है तब, और जब चुनाव समाप्त होता है उसके बाद की स्थितियों का वर्णन है। 4 पंक्तियां सुनेगा। कि हिंदुस्तान झलकता जिनकी सांसों में सौगंधों में, हिंदुस्तान झलकता जिनकी सांसों में सौगंधों में, सत्ता मिलते ही वे शामिल होते काले धंधों में। हिंदुस्तान झलकता जिनकी सांसों में सौगंधों में, सत्ता मिलते ही वे शामिल होते काले धंधों में। जो चुनाव में मतपत्रों की चोरी करके जीते हैं, जो चुनाव में मतपत्रों की चोरी करके जीते हैं, उनके शासन में जनता के होने रोज फजीते हैं, उनके शासन में जनता के होने रोज फजीते हैं। चोर लुटेरे डाकू तस्कर शामिल हैं सरकारों में, चोर लुटेरे डाकू तस्कर शामिल हैं सरकारों में। चंबल घाटी के शासन है दिल्ली के दरबारों में, चंबल घाटी के शासन है दिल्ली के दरबारों में। इनके चमचे घूम रहे हैं सब कंटे साकारों में, इनके चमचे घूम रहे हैं सब कंटे साकारों में। भूखा लंगा देश खड़ा है दुनिया की बाजारों में, नेताओं के समझौते हैं सब कागज के नोटों पर। इनसे ज्यादा पावनता है वैश्याओं के कोठों पर, इनसे ज्यादा पावनता है वैश्याओं के कोठों पर। गूंगे बहरे लोकतंत्र की ये संसद अपराधी है, गूंगे बहरे लोकतंत्र की ये संसद अपराधी है। जनता की बर्बादी केवल गुंडों की आजादी है। लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ। पंक्ति जो पढ़ना चाहता हूं, जिनके शासन में, जिनकी सरकार में हम बैठे हैं, सच्चे राम भक्त होकर मेरी बात सुन लीजिएगा, सच्चे राष्ट्र भक्त होकर मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है, एक नई पंक्ति, नई कविता लिख रहा हूं, उसकी 4 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं। अगर आपको ईमानदारी की बात लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि धर्म युद्ध के योद्धा सत्ता के महलों में बैठे हैं, धर्म युद्ध के योद्धा सत्ता के महलों में बैठे हैं। आने वाला युग बोलेगा धृतराष्ट्रों के बेटे हैं, आने वाला युग बोलेगा धृतराष्ट्रों के बेटे हैं। जन्मभूमि के मसले पर अब खुलकर बोल नहीं पाते, जन्मभूमि के मसले पर अब खुलकर बोल नहीं पाते। रामशिलाएं लेकर घर घर दर दर डोल नहीं पाते, रामशिलाएं लेकर घर घर दर दर डोल
नहीं पाते, राम शिलाएं गए कर घर घर दर दर डोल नहीं पाते। वंदे मातरम के विरोध की बातें भी कह लेते हैं, वंदे मातरम के विरोध की बातें भी कह लेते हैं। जाने कैसे सरस्वती का तिरस्कार सह लेते हैं, जाने कैसे सरस्वती का तिरस्कार सह लेते हैं। अभी मुखर्जी की छाती पर 370 धारा है, अभी मुखर्जी की छाती पर 370 धारा है। कैसे कह पाओगे अब पूरा कश्मीर हमारा है, कैसे कह पाओगे अब पूरा कश्मीर हमारा है। व्यर्थ बात है, प्याज और आलू ने तुमको तोड़ दिया, तुमने राम को छोड़ा, तुमको श्री राम ने छोड़ दिया, तुमको राम को छोड़ा, तुमको श्री राम ने छोड़ दिया, तुमने राम को छोड़ा, तुमको श्री राम ने छोड़ दिया। तुमको शाप लगा है निश्चित श्री राम भगवान का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का। और इन पंक्तियों पर दाद नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आपके मन में परमाणु बम का विस्फोट हो जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अभी का फिल्मों में अश्लीलता का दौर है, लेकिन एक ऐसा नाम था जिसने भक्ति संगीत का प्रचार किया था, जिसका नाम गुलशन कुमार था। लेकिन मंदिर की चौखट पर गोलियों से उसे भून दिया गया, धरती आकाश मौन हो गया। लेकिन जब धरती आकाश मौन हो जाता है तो कविता की भूमिका शुरू होती है। मैंने यहां से शुरू की है, कहने की हिम्मत आप मैं कर रहा हूं, सुनने की हिम्मत आप करिएगा, हौसला देने की हिम्मत आप करिएगा। बॉम्बे में मुझसे कहा गया वाजपेयी जी यहाँ कविताएं मत पढ़िएगा, या माफियाओं का साम्राज्य है। हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक बेदर्द का बलिदान होता है तो भारत माता अभी बांझ नहीं हुई है, और तमाम नौजवान इस रास्ते पर चलेंगे और तमाम देशभक्त इस रास्ते पर चलेंगे। मैंने जो वहां कहने की कोशिश की वो मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा कि आजादी का तन घायल है देशद्रोह की चोटों से, आजादी का तन घायल है देशद्रोह की चोटों से, पूरा भारत दहल चुका है बंबई के विस्फोटों से। आजादी का तन घायल है देशद्रोह की चोटों से, पूरा भारत दहल चुका है बंबई के विस्फोटों से। जिसने गुलशन के गुलशन में फिर से आग लगाई है, जिसने गुलशन के गुलशन में फिर से आग लगाई है, उन कम वक्तों के मस्तक पर महामौत मंडराई है, उन कम वक्तों के मस्तक पर महामौत मंडराई है। दुबई कब तक और सुरक्षा देगी कातिल कायर को, दुबई कब तक और सुरक्षा देगी कातिल कायर को, दुबई कब तक और सुरक्षा देगी कातिल कायर को, दुबई कब तक और सुरक्षा देगी कातिल कायर को। ऊधम सिंह तो ढूंढ लिया करता लंदन में डायर को, ऊधम सिंह तो ढूंढ लिया करता लंदन में डायर को। वीर शिवा को सबक सिखाना होगा काले नागों को, वीर शिवा को सबक सिखाना होगा काले नागों को, वीर शिवा को सबक सिखाना होगा काले नागों को। दिल्ली खुली चुनौती दे दे दाऊद के बुलडागों को, दिल्ली खुली चुनौती दे दे दाऊद के बुलडागों को। वीर शिवा को सबक सिखाना होगा काले नागों को, दिल्ली खुली चुनौती दे दे दाऊद के बुलडागों को। गृह मंत्री यदि शिवसेना के सिर पर हाथ फिरा देंगे, बाकी सब कुछ बाल ठाकरे मिनटों में निपटा देंगे, बाकी सब कुछ बाल ठाकरे मिनटों में निपटा देंगे। मीर जाफरों ने आखिर अपनी औकात बता दी है, जनता की बर्बादी केवल गुंडों की आजादी है। लाल किले की प्राचीरों से बेशक झंडा फहराओ, लाल चौक की मजबूरी पर कुछ आंसू भी छलकाओ। जय भारत, जय भारत। हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं वंस मोर या वन मोर, चूंकि पहला बानगी का दौर है और वेद व्रत वाजपेयी की जो जन्म कुंडली आज मैं होटल में बांच रहा था, जब ये पैदा हुआ तब भी मोहल्ले वालों ने कहा वंस मोर, कोई ऐसी बात नहीं है। काफी ताकत लगानी पड़ती है वीर रस की कविता के लिए, और काफी ताकत से, हिम्मत से, कुव्वत से, साहस से अपना काव्य पाठ करते हैं ये, और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ। बहुत खरी खरी बातें इन्होंने यहाँ पर सुनाई। एक पक्ष रखा आपके सामने, और भी पक्ष आपके सामने आएंगे जहाँ इससे बिल्कुल विपरीत बात भी कही जाएगी। लेकिन अब आइएगा, मैं हालांकि इन्होंने तो वीरस की कविता सुनाई, मैं कभी कभी अपने हाथ से कभी मित्रों से पूछने लगता हूँ, क्योंकि हमारे
एक कवि मित्र हैं आदरणीय सुशील चड्ढा, जो कवि दिवाकर उपनाम से वीरस की कविताएं लिखा करते थे, और लाल किले के कवि सम्मेलन में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हुआ था, पंडित गोपाल प्रसाद व्यास की अध्यक्षता में। तब चीन पाक युद्ध चल रहा था और उस समय उन्होंने बड़ी तेजस्वी कविताएं सुनाई, लेकिन बात को वो कवि हास्य के कवि बन गए। तो मैंने पूछा कि दादा, आप तो पहले वीरस की कविताएं लिखते थे और अब क्या हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि वीरस की कविताएं तो मैं अब भी लिखता हूं, लेकिन अब जरा तेवर बदल गया है। मैंने कहा एक आध नमूना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हर किसी से झगड़ चुका हूं मैं और सब पर अकड़ चुका हूं मैं, वीरता मेरी आप मत पूछें, रिक्शे वालों से लड़ चुका हूं मैं। तो वीरस का ये तेवर भी दिवाकर जी के साथ आया। साल चलते चले गए, एक कवि ने जन्म लिया, उसी सुशील चड्ढा दिवाकर के रूप में एक कवि आया हास्य के मंच पर, जिसने काका हाथरसी के बाद हिंदी हास्य को पूरे देश में प्रतिष्ठित किया, और वो नाम सुशील चड्ढा का मशहूर हुआ बात को हुल्लड़ मुरादाबादी के नाम से, जिनके कैसेट, जिनके रिकॉर्ड्स, जिनकी पुस्तकें, टेलीविजन, फिल्में और न जाने कहां कहां तक जिनके ग्राफ बनते चले गए, आज हमारे मंच पर हैं आप सबके चहेते कवि भाई हुल्लड़ मुरादाबादी, जो आपके सामने आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर भूतपूर्व सुशील चड्ढा और वर्तमान हुल्लड़ मुरादाबादी का आप लोग स्वागत करिएगा और देखिएगा कि वो क्या रंग बिखेरते हैं आपके सामने। मैं देख रहा हूँ हमारे दोस्त श्रवण बजाज जी, डॉक्टर निर्मल चौगड़िया साहब और गणपत भंसाली जी, ये तमाम सारे मित्र इधर से उधर फैले हुए हैं। सबका नाम लूं तो पूरी रात हो जाएगी। और हुल्लड़ जी से कुछ विशेष कविताओं की फरमाइश है। हमारे 20 वर्ष पुराने दोस्त श्रवण बजाज यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उन कविताओं की बात को याद दिलाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले उनसे उनके मन की कविताएं सुनी जाएं। उर्मिलेश भाई ने एक पुरानी याद दिला दी। बंसाली जी यहाँ बैठे हैं, गणपत जी, 4 पंक्तियां मैं उस वीर रस की सुनाना चाहता हूँ। हाँ, स्वागत भाई साहब। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, लेकिन वो व्यंग उसमें प्रमुख है। जिस्म की हर सांस तक सेनानियों की देन है, सूलियों पर वो चढ़े हम चैन से पलते रहे, हैं शहीदों की बदौलत देश की दीवालियां, वो बुझे थे इसलिए ही ये दिए जलते रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो बुझे थे इसलिए ही ये दिए जलते रहे, जहां क्षमा जलती थी पहले, आज अंधेरा हो रिया, गणपति बप्पा मोरिया। वाह वाह। जहां क्षमा जलती थी पहले, आज अंधेरा हो रिया, गणपति बप्पा मोरिया। गूंज रहे हैं देश में भ्रष्टाचारी मंत्र, छिपा रहा मुंह शर्म से भारत का गणतंत्र। वीर भगत सिंह, बोस या त्यागी और हमीद, क्या घोटालों के लिए ये सब हुए शहीद? क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या घोटालों के लिए ये सब हुए शहीद? इन 50 सालों में हमने क्या सोचा, क्या हो रिया? क्या बात है, वाह वाह वाह। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। एक रचना मुझे याद आ रही है। एक नेताजी के घर एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। शीर्षक है गांधी जी के 3 बंदर। अच्छी अच्छी रचना। एक नेताजी के घर एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। पहला गूंगा, दूसरा बहरा, तीसरा अंधा। नेताजी घबरा गए, ये गांधी जी के 3 बंदर मेरे घर में कैसे आ गए? वाह। उन्होंने कहा, हे बजरंग बली, इन भिखारियों को जन्म देने के लिए तुझे और कोई जगह नहीं मिली? आवाज आई, आजादी के बाद आम आदमी को मिला है बहरा कानून,
गूंगा संविधान और अंधी योजनाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आजादी के बाद आम आदमी को मिला है बहरा कानून, गूंगा संविधान और अंधी योजनाएं। बेटे तू बेकार घबराया है, मैंने कोई करिश्मा नहीं दिखाया है, मैंने तो बच्चों के रूप में तेरे पास भारतवर्ष का सिर्फ एक सैंपल भिजवाया है। क्या बात है। भारतवर्ष का सिर्फ एक सैंपल भिजवाया है। आजकल जहां जाते हैं यही सुनने में आता है, ए क्या बोलता तू, ए क्या बोलता तू। अब देखिए इसमें जो पात्र बोलेंगे आप समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप समझेंगे। ए क्या बोलता तू, सुन सुना मैं भी कुंवारा हूं, तू भी कुंवारी है, औरत है या के तू तीखी कटारी है, हमको धमकाएगी समर्थन हटाएगी, हमको धमकाएगी समर्थन हटाएगी, सरकार गिराएगी और क्या, और क्या, वाह 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 वाह। हमको धमकाएगी समर्थन हटाएगी, सरकार गिराएगी और क्या, चोरों की खाला मिस घोटाला, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा खंडाला। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा खंडाला। एक कवि सम्मेलन के संयोजक बिहार में रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं। अभी न्यू बॉम्बे में मैं आजकल शिफ्ट कर गया हूं, वहां आ गए मेरे पास। तो बिहार से कवि सम्मेलनों का एक संयोजक हमें बुलाने के लिए न्यू बॉम्बे आया। हमसे बोला, होल्ला जे झुमरे तलैया मा कवि सम्मेलन हा ना है ना, चलेगा। हमने कहा चलेंगे। बोले कितना पैसा लीजिएगा? हमने कहा 20,000। बोले 20,000? पहले अपनी कविता का नमूना दिखाइए। हमने कहा मुलाहिजा फरमाइए, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। संजय बोला, आपकी किस्मत खराब है तो हमारा मुकद्दर क्यों फोड़ रहे हो? आप तो यार शुरू में ही ऊंची ऊंची छोड़ रहे हो। अरे कोई हंसी मजाक की कविता सुनाओ। हमने कहा सुनिए, पिंजरे में एक तोता है, दिन में तो वो हंसता है पर रातों में रोता है, ऐसा क्यों होता है? संयोजक बोला, पहले ये बताइए, इस महंगाई के जमाने में आपने तोता पाला ही क्यों? इस महंगाई के जमाने में आपने तोता पाला ही क्यों? और पाला ही था तो उसे क्यों रुलाया? वाह वाह। रात में उसे खाना क्यों नहीं खिलाया? बोले कविता तो अच्छी है पर आप इसे झुमरी तलैया में मत पढ़िएगा। अगर आपने पढ़ दी तो मेरा तो काम ही तमाम है। जो संस्था कवि सम्मेलन करवा रही है उसके अध्यक्ष का नाम तोताराम है। वाह वाह। जो संस्था कवि सम्मेलन करवा रही है उसके अध्यक्ष का नाम तोताराम है। मैंने कहा फिर झुमरी तलैया के श्रोता कैसी रचनाएं पसंद करते हैं? अरे कुछ तो बताइए। वो बोला, 2 पुरानी और 2 नई फड़कती हुई चीजें सुनाइए। मैंने कहा फड़कती हुई चीजें मैं समझा नहीं। पहले मैं समझाता हूं, गा के बताता हूं। मेरी जोरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान। मैंने कहा ठीक है। मामला 20,000 का था। हमने तुकबंदी जोड़ी, है मेरी मायावती, मैं नहीं तेरा पति, मैं तेरा गुलाम, तुझ पे कुर्बान काशी राम, काशी राम। वाह 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 वाह। तुझ पे कुर्बान काशी राम, काशी राम। संयोजक बोला, ठीक है ये रचना तो चलेगी। चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मैंने कहा और कोई फरमाइश? तो बोला, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे अखियों से। हमने तुकबंदी जोड़ी, भैंसों का चारा खाए लालू महान रे, भैंसों का चारा खाए लालू महान रे, फिर भी ना दूध देता।
पब्लिक हैरान रे फिर भी ना दूध देता, पब्लिक हैरान रे। और उर्मिलेश जी देखो बुढ़ापे में भी क्लिंटन जवान रे, देखो बुढ़ापे में भी क्लिंटन जवान रे, मोनिका लेविस्की पर देता है जान रे, देखो बुढ़ापे में भी। बोला ये रचना भी चलेगी। मैंने कहा और कोई फरमाइश? तो बोला चप्प चप्प चरखा चले, चप्प चप्प चरखा चले, चप्प चप्प चरखा चले। हमने पंक्तियां जोड़ी। हम जवानी के दिनों में मुर्गियां चुराते थे, जो भी खेत दिखता था आलू खोद लाते थे। अब तो पूरे देश में ही घोटाले होते हैं, अच्छे अच्छे लीडरों के मुंह काले होते हैं, भ्रष्टाचार कहाँ न पले। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। सनोज बोला ठीक है ये भी चलेगी, एक अंतिम और है, काबिले गौर है। मैंने कहा वो भी फरमाइए। तो बोला दिल्ली में गरार को मना लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमने पंक्तियां जोड़ी। ममता दुलार का मजा लीजिए, ललिता से प्यार का, ललिता से प्यार का मजा लीजिए। और पंक्तियां देखें। ललिता से प्यार का मजा लीजिए, राम वाला मंदिर बने ना बने, आप सरकार का मजा लीजिए, आप सरकार का मजा लीजिए। सनोजक बोला ठीक है हम आपको 20,000 की जगह 21,000 दिलवाएंगे, ये बताइए आप कौन सी ट्रेन से आएंगे। हमने कहा वो तो हम आएंगे, लेकिन कुछ पंक्तियां हम अपने मन की भी सुनाएंगे। वो रुआसा होकर बोला सुनाइए। समझ गया सीरियस पे लेगा ये। रुआसा होकर बोला सुनाइए। उसके साथ साथ आप भी मुलाजा फरमाइए कि दुनिया में, कविता यहीं पर है इन्हीं 6 पंक्तियों में, कि दुनिया में दुख ही दुख है, रोना है सिर्फ रोना, गम में भी मुस्कुराना सबसे बड़ी कला है, गम में भी मुस्कुराना सबसे बड़ी कला है। और जीना पड़ा है मुझको इस हाल में भी हुल्लड़, हर दिन है युद्ध का दिन, हर रात करबला है। और मैयत पे मेरी आकर, मृत्यु पे मेरी आकर कुछ लोग ये कहेंगे सचमुच मरा है हुल्लड़ या ये भी चुटकुला है। मृत्यु पे मेरी आकर कुछ लोग ये कहेंगे सचमुच मरा है हुल्लड़ या ये भी चुटकुला है। सनूजक बोला ऐसी 13वीं टाइप दार्शनिक रचनाएं सुनाएंगे। वाह वाह वाह। तो आप झुमरी तलैया अगले 3 जन्म तक नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छा, वाह वाह। ये कवि सम्मेलन आज आप देख रहे हैं, इसमें गिनती के 8-9 लोग बैठे हैं। मैं एक बार कानपुर गया, देखा कि मंच पर 160 आदमी बैठे हैं। ये पानी ही है। और सूरत में कमिश्नर साहब देख रहे हैं कि क्या चक्कर है। सूरत में और क्या हो सकता है। कमिश्नर है, एक साइज, हाँ। तो मंच पर 160 आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने कन्वीनर से पूछा, मैंने भाई साहब ये सब कवि हैं क्या? बोला बिल्कुल कवि। मैं इसमें बाहर के कितने हैं? बोला 8। बोले ये तो बैठे हैं 160। बोले बाकी लोकल स्थानीय? मैंने कहा इतने लोकल? बोला अभी तो एक ही मोहल्ले का है। मैंने कहा बाकी मोहल्लों का कहाँ है? बोले पब्लिक में। अम्मा सुनाने वाले भी कवि और सुनने वाले भी कवि। उस किस्म का क्या हाल हुआ। हमारे उर्मिलेश भाई ही उसका भी संचालन कर रहे थे। उर्मिलेश जी ने वातावरण बनाया
ठाका लगाया और सबसे पहले देश के प्रसिद्ध आशु कवि रामलाल को बुलाया। आशु कवि वो होता है जो हाथ पे हाथ कविता बना दे। तो रामलाल को बुलाया तो रामलाल ने सुनाया, इस धरती पर पाप कहाँ है, इस धरती पर पाप कहाँ है। अब दूसरी लाइन नहीं बन रही है उनसे, उसी को दोहरा रहे हैं, इस धरती पर पाप कहाँ है, इस धरती पर पाप कहाँ है। तो एक कॉलेज का विद्यार्थी खड़ा होकर बोला, रामलाल का बाप जहाँ है। अरे भाई, जब आपसे नहीं बनेगी दूसरा बनाएगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह। संचालक डॉक्टर उर्मिलेश जी ने तब हरिद्वार से पधारे हुए कवि बनवारी लाल बनवारी को पुकारा। अच्छा, बढ़िया नाम है, वाह। बनवारी लाल बनवारी जी, आप आए और अपनी रचना सुनाए। अब होली का मौका था तो बनवारी लाल जी क्या सुना रहे हैं। ये है होली की पिचकारी, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बुरा न मानो अटल बिहारी, वाह वाह वाह। बुरा न मानो अटल बिहारी, तेरी छवि धूमिल करने को मिशनरियों पर हमले जारी, और इन गुंडों का क्या जाएगा, जाएगी सरकार तुम्हारी, वाह वाह वाह। जाएगी सरकार तुम्हारी, और अटल हटे अडवाणी आए, यही संघ की है तैयारी। तो अब संचालक महोदय ने पंक्ति पढ़ी, मंगल भवन अमंगल हारी, कविता बंद करो बनवारी। बढ़िया है, बनवारी लाल बनवारी, वाह वाह वाह। डॉक्टर उर्मिलेश ने तब फिल्मों के गीतकार, रोटी कपड़ा मकान, शोर, पूरब पश्चिम, क्रांति के गीतकार संतोषानंद को माइक पर बुलाया, आप आइए और कवि सम्मेलन को जमाइए। तो संतोष जी ने सुनाया, मेरी माँ है जब बीमार, वो मेरी माँ है जब बीमार, कैसे होली खेलू रे, कैसे होली खेलू रे। भीड़ में बैठा हुआ एक मारवाड़ी श्रोता बोला, भाया जब अम्मा बीमार थी तो तू कवि सम्मेलन में क्यों आया। संतोष जी ने गीत को आगे बढ़ाया, घर में टाट भी नहीं, टूटी खाट भी नहीं। फिर आवाज आई, गीत सुना रहा है या घर की इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है। संतोष जी ने तंग आकर दूसरा गीत प्रारंभ किया, मेरे देश को बचा लो, मेरी जान ले लो रे, प्यारे देश को बचा लो, मेरी जान ले लो रे। चिड़ा हुआ लोकल कवि बोला, मेरी नाक को बचा लो, मेरे कान ले लो रे, मेरी नाक को बचा लो, मेरे कान ले लो रे, और मुझे गीत ना सुनाओ, मेरे प्राण ले लो रे। डॉक्टर उर्मिलेश ने तब गीतकार आत्म प्रकाश शुक्ल को पुकारा, आप आइए और कवि सम्मेलन की लाज बचाइए। तो आत्म प्रकाश शुक्ल ने पढ़ा, डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगी तो मन से जुड़ जाओगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे, डूब कर कुछ सुनो। भीड़ में बैठे हुए लोकल कवि की आवाज आई, ऊब कर मत सुनो, सुन के सिर मत धुनो, आप कब तक तंबाकू मले जाएंगे, इनको कविता से कुछ लेना देना नहीं, इनको दे दो लिफाफा चले जाएंगे, ऊब कर मत सुनो। डॉक्टर उर्मिलेश ने इधर उधर देखा, अब किसे बुलाया जाए, किसको शहीद करवाया जाए। कोने में बैठे एक सज्जन से डॉक्टर उर्मिलेश ने पूछा, आप कवि हैं क्या। वो बोला, नहीं मैं आदमी हूं। बोले, फिर आपने कुर्ता क्यों पहन रखा है, बाल भी आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, आप अवश्य रचना सुनाने के लिए आए हुए। बोले, मैं तो माइक वाले के साथ आ गया था। बोले, किसी के साथ आए हूं, आना पड़ेगा, कवि सम्मेलन उखड़ रहा है, जमाना पड़ेगा। वो बोला, जबरदस्ती करते हैं, गाता हूं।
जैसा भी आता है सुनाता हूं। अब वो गा रहा है, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक है दौराहा, और दौराहे के सामने एक है चौराहा, और चौराहे के सामने एक गली है, और पहली गली में दूसरी गली है, पहली गली में दूसरी गली है, और दूसरी गली में तीसरी गली है, और तीसरी गली में चौथी। संयोजक बोला, ये आप क्या सुना रहे? बोले, मैंने तो आपसे पहले कहा था, मैं कभी नहीं हूं, पूरी 175 गली हैं, पूरी 175 गली हैं, सब सुनाओ। संयोजक बोला, भगवान के लिए बैठ जाइए। बोला, बैठने के 500 रुपए दिलवाइए, बैठने के 500 रुपए दिलवाइए। डॉक्टर उमलेश ने तब एक बुजुर्ग को पुकारा, आप आए और अपनी रचना सुनाएं। बुजुर्ग ने कविता से पहले भूमिका बांधते हुए कहा, ये जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसके निर्माण में मुझको 20 वर्ष लगे। एक श्रोता की आवाज आई, सुनाने में कितने टाइम लेंगे? एक श्रोता की आवाज आई, सुनाने में कितना टाइम लेंगे? अंत में डॉक्टर उर्मिलेश ने डॉक्टर कुंवर बेचैन को पुकारा, आप आए और अपनी कोई गजल सुनाएं। उन्होंने सुनाया, नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। लोकल कवि की आवाज आई, गधी बोली ये बंदर से, मैं तेरी ही लुगाई हूँ, मुझे भी प्यार कर कायर, मैं घर से भाग आई। तो रचनाएं किस तरह से बन जाती हैं। अभी मैं नारीमन पॉइंट पर घूम रहा था तो एक सज्जन मुरादाबाद के मिल गए टहलते हुए। मैंने कहा, भैया यहाँ कैसे? आप तो मुरादाबाद में। बोले, साहब मैं 2 फैक्ट्री तो गुजरात में डाल चुका हूँ, तीसरे के लिए बंबई में ट्राई मार रहा हूँ, 10 रुपए हैं क्या? मैंने कहा, यार अजीब कैरेक्टर है ये, 2 फैक्ट्री गुजरात में और 10 रुपए है नहीं। मैंने कहा, भैया 10 रुपए तो मेरे पास भी नहीं है, शेर सुन ले। आपसे भी कोई ऐसी बातें करे तो ये 2 पंक्तियां उसे सुना दें। हाँ, तो माया जी, मैंने उसको ये शेर सुनाया कि इतनी ऊंची मत छोड़ो, गिर पड़ोगे धरती पर, क्योंकि आसमानों में सीढ़ियां नहीं होती। क्या बात! क्योंकि आसमानों में सीढ़ियां नहीं होती। और वो बुजुर्ग थे तो मैंने कहा, मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती। मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती। वाह वाह वाह। और डॉक्टर उर्मिलेश, रोज क्यों नहाते हो? अच्छा, वजन मत घटाओ तुम, वो बदन भी क्या जिसमें खुजलियां नहीं होती। वो बदन भी क्या जिसमें खुजलियां क्या बात नहीं होती। और एक भ्रष्ट नेताओं के नाम एक शेर सुनाना चाहता हूं कि ये तो आम जनता है, चाहे चूस लो जितना, फिक्र मत करो इनमें गुठलियां नहीं होती। क्या बात! फिक्र मत करो इनमें गुठलियां नहीं होती। और गणपत बंसाली जी की उपस्थिति में एक बात कहना चाहूंगा। ये जो 2 पंक्तियां अब मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, पिछले 35 वर्षों में मैंने जितना लिखा है वो सब एक तरफ, और ये 2 पंक्तियां एक तरफ। सुनिएगा और फैसला कीजिएगा। सबको उस रजिस्टर पर हाजिरी लगानी है, मौत वाले दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। मौत वाले दफ्तर में क्या बात है हुल्लड़ भाई, वाह। छुट्टियां नहीं होती। तो
इंटरवल में एक सज्जन आ गए मेरे पास, कहने लगे साहब अब तो आप उर्दू मीटर में भी लिखने लगे, तो एक मेरी लाइन है कहीं फिट कर दें। मैंने कहा लाइन बताइए। तो लाइन है, जरूरत क्या थी, इसको आपको गजल के मीटर में लाना। जरूरत क्या थी। अब मैंने लिखा, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, अब वो हैं बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी। आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, वो हैं बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी, घर पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी, नाश्ता उसको कराने की जरूरत क्या थी, 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी। क्या बात। 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी। डॉक्टर उर्मिलेश ने बहुत से कवियों को आगे बढ़ाया, अपने संचालन में पढ़वाया, और जिनको कोई जानता नहीं था तो ये भलाई का काम किया। इसलिए ये शेर उन्हें भेंट दे रहा हूं कि अब तो रोजाना गिरेंगे तेरे घर पे पत्थर, क्या बात। वाह वाह। आम का पेड़ लगाने की जरूरत क्या थी। जरूरत क्या थी। वाह वाह वाह। अब तो रोजाना गिरेंगे तेरे घर पे पत्थर, आम का पेड़ लगाने की जरूरत क्या थी। और 2 के झगड़े में पिटा तीसरा, चौबे बोला आपको टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। क्या। वाह वाह वाह। 2 के झगड़े में पिटा तीसरा, चौबे बोला आपको टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। और सुनिएगा कि चोर जो चुप ही लगा जाता तो वो कम पिटता, बाप का नाम बताने की। बोले बाप भी ऐसे था, मारो। चोर जो चुप ही लगा जाता तो वो कम पिटता, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। और ये बात फैलते फैलते दूरदर्शन तक जा पहुंची कि यार ये आदमी एक पंक्ति पर लिख देता है कुछ ना कुछ। तो वहां से एक पंक्ति मिली, क्या करेगी चांदनी। सीरियल बना था फुलझड़ी एक्सप्रेस, शायद आप में से कुछ लोगों ने उसे देखा भी हो। तो पंक्ति मुझे मिली, क्या करेगी चांदनी। मैंने कहा भैया ये नीरज जी का सब्जेक्ट है, माया जी से लिखवा लो, डॉक्टर उर्मिलेश से लिखवा लो, ये तो चांदनी से अपना क्या लेने देना है। बोले साहब ने लिखना पड़ेगा, सरकारी मामला था। हमने लिखा कि चांद औरों पर मरेगा, क्या करेगी चांदनी। चांद औरों पर मरेगा, क्या करेगी चांदनी, प्यार में पंगा करेगा, क्या करेगी चांदनी। वाह। और इस शेर पर आपकी दाद चाहूंगे कि चांद से हैं खूबसूरत, भूख में 2 रोटियां। वाह वाह। चांद से हैं खूबसूरत, भूख में 2 रोटियां, कोई बच्चा जब मरेगा क्या करेगी चांदनी। वाह वाह वाह। ये ना हो कि साहब ये लोग तो ऐसे ही अपने बहला के चले गए, शायरी या कविता की एक पंक्ति नहीं पढ़ी गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, चांद से हैं खूबसूरत, भूख में 2 रोटियां, कोई बच्चा जब मरेगा क्या करेगी चांदनी। और सुनील भाई, लाख तुम फसलें उगा लो एकता के देश में, इसको जब नेता चरेगा क्या करेगी चांदनी। लाख तुम फसलें उगा लो एकता की देश में, इसको जब नेता चरेगा क्या करेगी चांदनी। और राम गोविंद जी बैठे हैं, सुप्रसिद्ध निर्देशक और लेखक। ये शेर उनको भेंट दे रहा हूं कि जो बचा था खून वो तो सब सियासत पी गई, जो बचा था खून वो तो सब सियासत पी गई, खुदकुशी खटमल करेगा क्या करेगी चांदनी। खुदकुशी खटमल करेगा क्या करेगी चांदनी। और आजकल टीवी पर कितने चैनल हैं, दे रहे 100 चैनल नंगई आकाश से, चांद इसमें क्या करेगा। क्या बात। तो क्या करेगी चांदनी, चांद इसमें क्या करेगा, तो क्या करेगी चांदनी। और कहना चाहता हूं कि जो के पूरे देश को चारा समझकर चर गए, वक्त जब उनको चरेगा क्या करेगी चांदनी। अच्छा, ये आप जा रही हैं, अवश्य जरा जल्दी निकल जाइए, मेरी कई चांदनियां जा रही हैं कविता की। मैं उनके
सुंदर भविष्य के लिए शुभकामना करता हूं। वो जाएं और अवश्य जाएं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अंतिम इसके 3-4 शेर और सुन लीजिएगा कि अटल जी लाहौर में इतिहास रच कर आ गए। कहना चाहता हूं, बहुत लोगों ने बात की है इसमें कि अटल जी लाहौर में इतिहास रच कर आ गए। संग जब चैं करेगा क्या करेगी चांदनी, संग जब चैं करेगा क्या करेगी चांदनी। और कहना चाहता हूं कि पेड़ के नीचे पड़ा है एक गंजा छांव में, नारियल सर पर गिरेगा क्या करेगी चांदनी नारियल। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ओलर जी